दोस्तों नमस्कार, मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। आज लोकसभा में जो बहुचर्चित वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश हो गया। जैसा कि पहले से ही अंदाजा था, विपक्ष ने इस विधेयक को पेश करने का भारी विरोध किया। इसके बाद में मत विभाजन कराया गया और मत विभाजन में उसके विधेयक को पेश करने के पक्ष में बहुत ज़्यादा मत पड़े और विपक्ष के जो मत थे, जो विरोध के मत थे, उनकी संख्या बहुत कम रही और इस तरह से सरकार विधेयक को प्रस्तुत करने में सफल रही। लेकिन इसके बाद में जैसा कि पहले ही से कयास लगाए जा रहे थे, ये विधेयक जो है संसद की प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। मतलब विधेयक को एक शोषेबाजी के तौर पर विधेयक को पेश तो कर दिया गया है, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि विधेयक ये इस कानून के हाल फिलहाल लागू होने की कोई संभावना नहीं है। 2029 के चुनाव में तो बिल्कुल संभावना नहीं है और हो सकता है कि 2034 में भी ये विधेयक साकार रूप न ले पाए, क्योंकि विपक्षी विधेयकों ने एक इशारा किया है कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक संविधान के जो फंडामेंटल संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, जो अपरिवर्तनीय है, जिसको किसी तरीके से जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और जिसमें संघीय ढांचा शामिल है, तो ये विधेयक संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने वाला है। इसलिए ये विधेयक के माने हैं कि संविधान को रद्द करना पड़ेगा, नया संविधान लिखना पड़ेगा, तब ये संभव है। वर्तमान संविधान के रहते हुए इस विधेयक का पारित किया जाना संभव नहीं है, वरना इसकी संवैधानिकता को अगर चुनौती मिली सुप्रीम कोर्ट में तो ये विधेयक निरस्त हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इस बात का खंडन किया है कि विधेयक जो है वो संविधान के फंडामेंटल का किसी तरीके से वायलेशन किया है, ये कहते हुए सरकार ने अपना बचाव किया है। लेकिन ये एक विवाद का विषय है और बाद में अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है, तब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, तब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना तो है ही कि ये इस विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, 2/3 समर्थन की जरूरत पड़ेगी संसद के। तो 2/3 समर्थन मिलना, तो 2/3 सदस्यों का समर्थन सरकार को मिलना तो इस विधेयक के पक्ष में असंभव है। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि इस विधेयक के पक्ष में तेलुगु देशम ने जिसके विधेयक को लेकर जब ये कहा जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, तो अभी तेलुगु देशम ने इस विधेयक का समर्थन किया, जो सरकार का सहयोगी दल है। और साथ साथ में एकनाथ शिंदे का नेतृत्व करने वाली जो शिवसेना है, उस शिवसेना ने भी उस विधेयक का समर्थन किया। हालांकि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है वो तो एक अवसरवादी शिवसेना है और वो इसलिए उसका कोई बहुत महत्व नहीं है समर्थन करने का। वो सत्ता से चिपके रहना उनकी मजबूरी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में बने रहना एकनाथ शिंदे की मजबूरी है। वो जिस ढंग से महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ, पहले तो उनको मुख्यमंत्री पद से पदावनत करते हुए वो मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, ये उनके लिए बड़ी प्रसन्नता का कारण बना हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वो जो ये चाहते थे कि हमें जो विभागों के वितरण में हमें जिन महत्वपूर्ण विभागों की मांग कर रहे थे, वो उसकी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस पर कोई गौर नहीं कर रहा, इसलिए वो छटपटाए हुए। और उधर जो है कि चाहे वो एकनाथ शिंदे हों और चाहे वो अजीत पवार हों, वो कई अपने पार्टी के जो प्रमुख विधायक जो निर्वाचित विधायक हुए हैं, जो मंत्री पद के दावेदार थे, उनको समायोजित नहीं करा पाए मंत्रिमंडल में, तो उन विधायकों की बगावत के एक अलग से संकेत आने लगे। तो वो एक अलग मैटर है। तो लेकिन कहने का मतलब ही कि इसमें एकनाथ शिंदे के द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने का उतना महत्व नहीं है, लेकिन तेलुगु देशम ने भी समर्थन किया। ये कहा जा रहा था कि तेलुगु देशम और जनता दल यू के भरोसे अब जो कि बैसाखियों के सहारे मोदी को अपनी सरकार चलानी पड़ेगी, तो उनको जो है नाको चने
चबाने पड़ जाएंगे और वो अपनी मनमानी लागू नहीं कर पाएंगे, अपना एजेंडा लागू नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें हो रही थी। और तेलुगु देशम ने जो मुसलमानों को आरक्षण का मामला हो या इमामों को वेतन देने का मामला हो, उसमें जो अपनी एक अलग रुख जताया था शुरू में, उससे भी लगा था कि सरकार बहुत दबाव में काम करेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चाहे तेलुगु देशम हो और चाहे जनता दल यू हो, विपक्ष के ये दोनों दल विपक्ष के उस मंसूबे को पूरी करने के लिए तैयार नहीं है कि वो सरकार बीच में गिरा दें या सरकार के लिए एक रुकावट का कारण समय समय पर अपने रुकावट का कारण बनते रहें। वो एक तरह से पूरी तरह से सरकार के साथ में सरकार के सुर में सुर मिलाकर वो चल रहे हैं। तो इसलिए उनके द्वारा ये एक असाधारण कदम था कि जो इस विधेयक पर को लेकर मुख्य आपत्ति तो यही है कि भारत के संविधान में, देश के संविधान में संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया। ये माना गया कि देश में भारत में बड़ी विविधता है। भारत में तो कभी बहुत ज़्यादा विविधता है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सामाजिक मान्यताएं हैं। तो और अलग अलग जो है वो सांस्कृतिक विशिष्टता वाले लोग हैं। जो तमिलनाडु में तो एक तरह से पृथकतावादी जैसा सुर दिखाई देता है कि वो द्रविड़ वो मानते हैं कि पूरा देश जो है आर्यों का है, लेकिन हम द्रविड़ संस्कृति, तो इसलिए वो अपनी पहचान के प्रति बड़ी कटिबद्ध रहते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू नहीं होने देते। और अभी तक वहाँ पे जो शासन चल रहा है अन्नादुराई कांग्रेस के ज़माने से 1967 से ही वो द्रविड़ पार्टियों का ही चल रहा है। वो द्रविड़ पार्टियाँ अपनी पहचान विलीन करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। वो उनके जो एक राष्ट्रीय पार्टियों का के जो एजेंडा रहता है उसमें नहीं रहती। वो तमिलनाडु की अस्मिता का झंडा की पृथक अस्मिता का झंडा अलग से बुलंद किए रहती है। इसी तरीके की समस्याएं कश्मीर में हैं, इसी तरीके की समस्याएं पंजाब में है। अभी भी पंजाब में शांति स्थापित कर ली गई। अब खालिस्तान के समर्थकों की छुटपुट संख्या रह गई, लेकिन पंजाब में ये तो है ही कि आपको ये आश्वासन तो देना ही पड़ेगा कि अगर पंजाब भारत संघ में रहता है तो भी जो विशिष्टता है सिखों की, उसको जो है उसको पूरी तरह से उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए उसे आश्वस्त करते रहना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों में पहले भी ये मांग उठी थी, तो ये कहा गया था कि यहाँ पे ये जो है विविधता, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो उभर रही हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ लोकतंत्र के लिए कोई समस्या का कारण नहीं है। वो यहाँ की लोकतंत्र की विफलता का द्योतक नहीं है। जो जिस तरीके की विविधता है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का उभरना, क्षेत्रीय अस्मिताओं का उभरना वो एक तरह से स्वाभाविक है। और वो जो है वो बल्कि लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करने वाला है। पर अब ये हुआ है कि वो क्षेत्र के इससे जो वन नेशन वन पार्टी के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके लिए कोई बड़ी मुहिम नहीं छेड़ रखी थी चुनाव के पहले से। जैसा अपने वो 370 अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का मसला हो, या राम मंदिर बनाने का मसला हो, या समान नागरिक संहिता का मसला हो, दंग की जो उनके एजेंडे की जो बुनियादी बातें थी उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं थी। चुनाव सुधार के तौर पे ये चीज़ शामिल नहीं थी। वन नेशन वन इलेक्शन जैसी कोई चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को वो लेकर आए हैं। तो ये तो है कि अब लोकतंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। जैसे कि देश में ऐसा काम आना चाहिए, कोई भी सरकार आए जिससे जो है लोकतंत्र को एक मजबूती मिले। आपातकाल के बारे में ये कहा गया कि उस समय गला घोंटने का काम किया गया था लोकतंत्र का। हालांकि मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपातकाल लगाने का अधिकार, एक सीमित समय के लिए आपातकाल लगाने का अधिकार किसी भी पार्टी की सरकार हो उसके पास में सुरक्षित होना चाहिए। और अगर वो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो परिस्थितियाँ कैसी थी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बाद में जो पहली बार जब केंद्र से कांग्रेस की सरकार जो आपातकाल के कारण अवदस्त हुई, तो जो सरकार जनता पार्टी की जो सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार में उसमें
बाकी तो सारी जनसंघ सहित सारे लोगों ने अपने आप को जनता पार्टी में विलीन कर दिया था और उन्होंने अपना वो जो एजेंडा जो विवाद का कारण बन सकता था वो एजेंडे त्याग दिए थे। लेकिन बाकी एक एजेंडा सर्वोपरि था और एक सर्वसम्मति से था कि ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं जनता पार्टी के द्वारा कायम की जाएं, ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं चलाई जाएं, ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत की जाएं जिनसे हमारा लोकतंत्र और समृद्ध हो और खूबसूरत हो और उसकी गुणवत्ता में और ज़्यादा निखार आए। तो इसीलिए उस समय उसके पहले जो नेता प्रतिपक्ष जो होता था उसको कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं था, नेता प्रतिपक्ष जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि नहीं, नेता जो प्रतिपक्ष होगा उसको भी सरकार के कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसकी एक विशिष्ट स्थिति होगी। ये उसके बाद में एक मान्यता देने का काम किया गया। उसी समय पूरा जयप्रकाश जी की जो संपूर्ण क्रांति थी वो पूरे राजनीतिक सुधारों का एक एजेंडा था। उसमें हालांकि कई बातें, जब ये हुआ कि घोषणा पत्र कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए मधु लिमय, तो मधु लिमय ने उस समय जैसे दल बदल विरोधी जनता पार्टी की घोषणा पत्र में वायदा किया गया था कि हम दल बदल पर रोक के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन वो कानून नहीं बनाया जा सका था उस समय, क्योंकि जब ईमानदारी के साथ डिस्कशन हुआ तो ये अनुभव किया गया कि इससे दलों की तानाशाही बढ़ेगी और इससे तो जो लोकतंत्र की तासीर के खिलाफ होगा ये दल बदल विरोधी कानून बनाने वाला। अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के फैसले से सहमत नहीं है और यदि वो पार्टी के फैसले के विरुद्ध वोट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाए, ये तो पार्टी की तानाशाही बढ़ेगी। तो इसलिए माना गया कि ये लोकतंत्र के एक लोकतंत्र की संपूर्णता के अनुरूप नहीं होगा। तो ये दल बदल विरोधी कानून पारित नहीं किया जा सका था। रिकॉल कराने का एक अधिकार देने वाली बात थी, स्विट्जरलैंड से प्रेरित होकर ये बात कही गई थी कि भाई जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि अगर वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करता तो वो पूरे कार्यकाल तक वो उसको बने रहने देने का कोई की गारंटी नहीं होनी चाहिए। जनता अगर इतने प्रतिशत मतदाता अगर उसके विरुद्ध एक अधियाचन लाते हैं और उसके बाद में अगर फिर दोबारा उस पर वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग उसके खिलाफ रहती तो जनप्रतिनिधि को बीच में ही वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी ये कहा गया कि कोई अगर कहीं से कोई जो किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का जो पराजित उम्मीदवार है वो अगर ज़्यादा दमंग हुआ और उसने अपनी दमंगी से मतदाताओं को मजबूर करके और उनसे ये लिखवा लिया और उसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करा दिया और उसके बाद में वो उसी दबंगई को दिखा के उसने मतदाताओं को मजबूर किया कि वो इस बार निर्वाचित जनप्रतिनिधि के खिलाफ वोट करें, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का शरीफ हुआ, कमज़ोर हुआ, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हट जाना पड़ेगा। तो ये भी जो है लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं होगा, तो ये भी नहीं लाया जा सका। लेकिन एक मुद्दे पर एक गहरा डिस्कशन हुआ था और जितने भी जो जयप्रकाश जी का जो संपूर्ण क्रांति के तहत जो जितने राजनीतिक सुधार प्रस्तावित किए गए थे उसमें कोई ये आरोप नहीं लगा सकता था कि ये राजनीतिक सुधार दलीय लाभ के लिए या किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, सरकार के मुखिया के लाभ के लिए ये प्रस्ताव लाए जा रहे। सबका था कि नहीं, लोकतंत्र को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए ये है। लेकिन आज क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक पहलू से देखा जाए तो एक अच्छी पेशकश लगती है कि ऐसा होना चाहिए। सरकार ने फ़ायदे गिनाए इसके कि इससे जो है खर्च में कमी आएगी चुनाव में, और जो बार बार आचार संहिता लगाने की वजह से हमेशा चुनाव की स्थिति बनी रहती, तो हमेशा ही चुनाव आचार संहिता लगी रहती, तो इससे प्रशासनिक कामकाज में बड़ी रुकावट आती है, वो दूर हो जाएगी और इससे लोकतंत्र में और अधिक निखार आएगा, लोकतंत्र की गुणवत्ता और बढ़ेगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इस मामले में देखना पड़ेगा किसी भी जो सरकार है उसकी नीयत को परखना पड़ेगा, और नीयत को परखने का तरीका जो होता है वो तरीका रहता है कि एक तो जो पारिस्थितिक जन संकेत है
जो कोई सरकार जो फैसले ले रही है उसके पारिस्थितिक जन संकेत क्या है। एक तो इसके आधार पर उसकी मीमांसा करनी पड़ेगी सरकार की नीयत के बारे में, सरकार की नीयत के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसकी मीमांसा करनी पड़ेगी पारिस्थितिक जन संकेतों की। और दूसरी ये उस सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का पूरा एक इतिहास। तो अगर इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो इतिहास की दृष्टि से ये लगता है कि लोकतंत्र को मजबूती देने में वर्तमान सरकार की कोई रुचि नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो अटल युग है और उस मोदी युग में बहुत फर्क है। अटल युग के बारे में तो अब तो ये कहा जाने लगा, भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कानाफूसी में ये बताया जाने लगा कि अटल जी तो जो है वो कांग्रेस से प्रभावित थे और वो केवल गोविंदाचार्य ने सही कहा था कि वो केवल मुखौटा थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी की लेकिन नीतिगत जो एक संरचना बनाने में उन पर बहुत विश्वास नहीं किया जाता था, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रति उनका एक सम्मोहन था। उनके संस्कार कांग्रेसी संस्कार थे। जैसे वो इस बात पे जोर देते थे कि अटल जी जो है ने हमेशा ये कोशिश की कि जो व्यक्तिगत अलग अलग दल हैं वो संसद में एक दूसरे से खूब बढ़े, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनके बीच में कोई कटुता नहीं होनी चाहिए। अटल जी ने जैसे कांग्रेस की जमाने की नीति थी, वो विदेश नीति जो थी कांग्रेस की थी, अरबों को अधिक सपोर्ट करना, फलस्तीनी को सपोर्ट करना, तो विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने इस नीति का भी समर्थन किया, इस नीति में भी। और वो ये था कि अगर लोकतंत्र के विरुद्ध उन्हें लग रहा है कि अगर हमारे लोग काम नहीं कर रहे तो सार्वजनिक रूप से उस पर आपत्ति प्रकट करने में नहीं चूक सकते। जैसे गुजरात दंगों के बाद में उन्होंने मोदी के लिए ही कह दिया था कि राजधर्म निभाना चाहिए अपना, जब कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो सरकार, कोई भी सरकार हो, उसको एक तरफ न झुके और राजधर्म निभाना चाहिए। तो वो अब आज क्या ये कल्पना की जा सकती है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कोई अपना मनमानी कर रहा हो और उसके लिए जो है उसकी मीडिया में आलोचना हो और विपक्ष उसकी आलोचना कर रहा हो, तो उसको जो है उसको इस ढंग की कोई एक कड़ी नसीहत सार्वजनिक रूप से देने की कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा की जाना संभव है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व तो वो चाहे कुछ भी कहें, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों योगी आदित्यनाथ, या सुप्रीम कोर्ट तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जैसे शेखर कुमार यादव, उन्होंने जो विश्व हिंदू परिषद के एक तो कार्यक्रम में जाके जो काम किया और उसके बाद में उस कार्यक्रम में उन्होंने जो टिप्पणियां की कि ये देश तो बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। अरे बहुसंख्यक की और अल्पसंख्यक की बात ही नहीं, देश तो संविधान और जो बनाए हुए कानूनों से चलेगा। और आपको हाई कोर्ट के जज हैं तो आपको तो ज़्यादा पता है, लेकिन उसको जिस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश योगी जी ने की है, और योगी जी ने कहा कि नहीं इसमें क्या गलत हुआ, और वो उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो है समान नागरिक संहिता की उन्होंने बात की तो देश के हित की बात की। समान नागरिक संहिता की बात पर आपत्ति नहीं की गई, आपत्ति इस बात पर की गई कि उन्होंने कहा कि ये देश तो बहुसंख्यकों की मर्जी पर चलेगा। तो बहुसंख्यक की मर्जी पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की मर्जी कहाँ से आ गई? जो समय अगर बहुसंख्यकों के साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो संविधान में उसके लिए संरक्षण की जिस ढंग से व्यवस्था है तो सरकार उसका संरक्षण करने की का काम करेगी। और यदि अल्पसंख्यकों के कहीं पे हितों का हनन हो रहा है तो अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की मर्जी खूब बनी है। बहुसंख्यकों की मर्जी तो ये थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त किया जाए, और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चंद्रचूड़ वाली जो बेंच थी, जब चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश थे तो उस बेंच ने कहा कि नहीं, अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का अल्पसंख्यक जो स्टेटस बना रहा है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, तो इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं। तो अब तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात ही नहीं है। जब एक कानून का एक शासन चल रहा है तो कानून का शासन तो
संविधान के अनुसार और कानूनों के अनुसार चलेगा। और हाईकोर्ट के जज को तो ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें अपने सामने तलब कर लिया। इसके बावजूद भी उनको विवाद में पड़नी नहीं चाहिए था, वो खामोश बने रहते, यही एक तरह से समर्थन हो जाता, लेकिन कम से कम एक आड़ तो बनी रहती। लेकिन मोदी जी ने उस पर भी कर दिया। तो क्या अटल जी की तरह से वो ये साहस दिखा सकते हैं मोदी जी? और क्या मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने उस दिन से जो है क्या उनका आचरण समरूप है? मैं तो उनकी तो मैं तारीफ करूँगा योगी जी की, कि वो योगी जी कट्टरवादी हैं और बहुत सारी जो उनके निर्णय होते हैं वो जो है वो बहुत सारे जो उनके भाषण होते हैं वो बहुत सारी संविधान की भावना के विरुद्ध भाषण होते हैं। वो संविधान को पूरी तरह से समझते नहीं है या क्या कारण है, लेकिन ये उनका एक बताता है कि उनका एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत वो अवसरवादिता उनके अंदर नहीं है। तो एक वो जो सिद्धांत है, जो उनकी अपनी अंदर से जो प्रतिबद्धता है, वो उसके अनुरूप बोलते हैं, वो चाहे संविधान के विरुद्ध चले जाए चाहे किसी की। लेकिन मोदी जी को की नीयत को इस मामले में बहुत साफ नहीं किया जा सकता। वो तो जो है उनके मन में तो कपट है, वो तो सुविधा अनुसार बोलते हैं। अगर वो पता चला कि एक समय पे जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो तब उन्होंने नहीं देखा था कि पाकिस्तान इतनी आतंकवादी कार्रवाइयाँ करा रहा, तब तो उन्होंने अपने उसमें बुला लिया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में मियाँ नवाज शरीफ को भी, सारे अपने पड़ोसी देशों को के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उसमें बुला दिया था। चलिए ये बात तो अलग हो गई। लेकिन जब गौरक्षा के नाम पे गौरक्षक दलों द्वारा कुछ मासूम लोगों की हत्या कर दी गई, उससे बड़ा बवंडर उठा, तो फिर योगी उन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो है गौ सेवक नहीं, ये तो ये गौ सेवा का काम नहीं है। इस ढंग से गौ सेवा के नाम पे ये जो उत्पात हो रही है ये तो गुंडागर्दी है, ये उन्होंने कह दिया था। इसके लिए उन पर काफ़ी उंगलियां उठी थी। इसी तरीके से जब उन्होंने गोडसे की हत्या को जायज़ ठहरा दिया था वहाँ की भोपाल की सांसद ने, तो उन्होंने उस पर बहुत अफसोस जाहिर किया था और कहा था कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद में वो 5 साल तक लगातार उनको सांसद बनाए रखे, उनकी पार्टी ने कोई उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह से पहले कार्यकाल में वो उनके वो इस बात पर टकटकी लगाए हुए थे कि मुझे एक विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो इसलिए पहले कार्यकाल में ना उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए कोई कसमसाहट दिखाई, ना उन्होंने जो है अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कोई बेताबी दिखाई। वो उस समय पहला कार्यकाल तो उन्होंने व्यतीत हो जाने दिया, बल्कि उन्होंने तो महबूबा मुफ्ती के साथ में, जिनका रुख एक तरह से पृथकतावादी है और कुछ मामलों में तो लगता है कि पाकिस्तान परस्त है उनका रुख, उसके साथ में मिलके उन्होंने अपनी पार्टी को इजाज़त दी कि उनके साथ मिलके सरकार चलाए। तो 5 साल तक तो उन्होंने परखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की भी एक अच्छी खासी संख्या है, तो मुसलमानों को एकदम एक तरफा विरोध में करके और यहाँ पे कोई सरकार केंद्र में मजबूती से बन नहीं पाती। और पहले 2014 के चुनाव में कोई बहुत बड़ा बहुमत भी नहीं मिला था उनको। वो तो उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे और जिसमें जो समाजवादी पार्टी की जो भूमिका रही थी मुजफ्फरनगर दंगों में, उसकी वजह से जो हिंदू में आक्रोश पैदा हो गया था, तो उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जितनी उम्मीद नहीं थी उतनी भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल गई, वरना हो सकता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते। और राजनाथ सिंह तो ये कहा जाता है और उस समय की परिस्थितियाँ देख के लगता भी है कि राजनाथ सिंह अपना गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे थे कि किसी की पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाएगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके हम जो चुनाव लड़ रहे, तो इसके बाद में फिर ये होगा कि सहयोगी दल के साथ में मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, और उस समय सहयोगी दल मोदी के नाम पर राजी नहीं होंगे तो हमारे नाम पर राजी हो जाएंगे, तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन वो मोदी जी को जो है लेकिन मोदी जी के भाग्य से चीका टूटा। कुल मिला के जैसे तैसे बहुमत की जो उसका जो जादुई रेखा है उसको पार करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन उनको पहली बार में ये लगा था कि प्रधानमंत्री तो इस बार तो वो बन गए, लेकिन अगली बार कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और इसमें यदि उन्होंने मुसलमानों को इतना उत्तेजित रखा कि मुसलमान सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना के सब एक, और उन्होंने एक रणनीतिक वोटिंग की जैसा कि वो करते स्ट्रेटजिक, तो फिर मतलब ये नहीं जो है हमको सत्ता से हो सकता है कि अगली बार
हाथ धोना पड़े। तो जो आज वो हिंदुत्व के पक्ष में क्रांतिकारी भाषण करते हैं, वो उस समय वो क्रांतिकारी भाषण पहले कार्यकाल में नहीं करते थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जो पुलवामा का कांड हो गया और इसकी वजह से एक राष्ट्रवाद का एक इतना ज़बरदस्त ज्वार पैदा हुआ, तो उस ज्वार की वजह से जब उनको असाधारण सफलता मिली, तो फिर मोदी इस बात से आश्वस्त हुए कि नहीं, मुसलमानों को इग्नोर करके भी भारी बहुमत की सरकार बनाई जा सकती है, और जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा समर्थन बढ़ेगा। फिर उन्होंने योगी का भी समर्थन, योगी की भी लोकप्रियता को बढ़ते हुए देखा, उसमें भी उन्होंने अनुभव किया। हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता में भी अनुभव किया, और उन्होंने देखा कि कट्टरवादी जितने नेता हैं, जैसे बाद में अभी हाल में ही टी राजा जीते हैं तेलंगाना से, वो क्या भाषण देते हैं, वो तो देश की एकता को तोड़ने वाला भाषण है, लेकिन वहाँ के मतदाताओं को बड़ा भी पसंद आया। और ये प्रज्ञा ठाकुर का तो हो ही चुका था, ये जीती, और कई 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 उम्मीदवार ऐसे थे, जो गिरिराज सिंह का ही ले लीजिए, दुबे का को ले लीजिए, निशिकांत दुबे को, ये सारे लोग क्या ऊटपटांग बोलते रहते, लेकिन ये लोग जो है विजयी हुए। रामवीर सिंह विधुड़ी के ने संसद में क्या कह दिया, तो उसके बाद में फिर उन्होंने जो कहा गया था, सामान्य स्थिति होती तो मोदी, अगर पहला कार्यकाल होता तो रामवीर सिंह विधुड़ी को मोदी जी पार्टी से बाहर कर देते, लेकिन इस बार नहीं किया। तो मोदी जी का तो रुख पलटता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है कि मोदी जी जो काम करते हैं, पहली तो बात ये कि वैसे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के मामले में तो अब की बात, चूँकि रिजल्ट उस तरीके के नहीं रहे कि वो मनमानी चला सकें, इसलिए उन्हें संघ का दबाव स्वीकार करना पड़ा, वरना वो राजस्थान में और वहाँ पे मध्य प्रदेश में उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनवाए हैं, यानी कहाँ से ढूंढ के लाए, तो वो मुख्यमंत्री बनवाने के पीछे उनकी भावना केवल ये रही कि नहीं, देखिए पार्टी भी उनके सामने कितने वो ताकतवर नेता हैं, वो मतदाताओं को दिखा रहे थे अपनी ताकत, अपनी पार्टी को ताकत दिखा रहे थे कि आप लोग तो हमारे सामने चूजे की तरह, आप लोग कितने असहाय हैं, मैं कितना बड़ा, वो अपनी विराटता की चकाचौंध से इतना ज़्यादा जो है इतनी विराटता की चकाचौंध पैदा करना चाहते थे कि मतदाता उनके सामने दीनता का अनुभव करने लगे, पार्टी दीनता का अनुभव करने लगे। केवल इसके लिए मतलब वो जो है वो चाहे किसी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया राजस्थान और वहाँ पे, और इसी तरीके से उन्होंने जो है कई मामलों में, कई नियुक्तियों के मामले में, देश के सर्वोच्च पद पर नियुक्तियों के मामले में भी उन्होंने केवल इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख के काम किया कि देखिए वो कितने ताकतवर हैं, उनके सामने कितनी दीनी स्थिति पूरे देश की बनी हुई, केवल इसलिए मतलब वो जो है पूरा का पूरा सारे इसलिए उल्टे पुल्टे पूछ ले, इसलिए कहा जाता था मोदी जी तो चौंकाने वाले फैसले लेते। चौंकाने वाले फैसले लेने का क्या मतलब हुआ? तो फैसले लेने के पीछे कोई, जब आप जनता के प्रति जवाब दें तो आपको एक तार्किकता के साथ में उसके पीछे कोई तार्किकता होनी चाहिए, कि औचित्य होना चाहिए, और उस औचित्य को जनता के सामने प्रमाणित किया जाना चाहिए अगर उंगलियां उठती हैं। लेकिन वो अब तो उंगलियां उठाना ही मोदी जी के फैसले पर, वही उन्होंने ये साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च की कि उन पर उंगलियां उठाना कुफ्र है, एक पाप है, गुनाह है, ये उन्होंने एक साबित करने में पूरा का पूरा जोर लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये जो एक लोकतंत्र को मजबूत करने वाला काम हो। एक तो अपनी सर्वोपरिता के स्थापित करने वाला, और दूसरी बात उन्होंने मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में ये स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है कि ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र जो हिंदू राष्ट्र बनाना, जो सबसे बड़ा भारत विभाजन के बाद, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए इस देश, ये जो राष्ट्र भारत है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने के बाद जो बचा भारत है, वो एक हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुओं का अपना एक अलग एक इतना मजबूत देश हो। तो इसमें लोकतंत्र सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस देश में एक अच्छी खासी संख्या मुसलमानों की है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम सारे दलों की दल इस बात के लिए मजबूर रहते कि मुसलमानों का समर्थन जुटाने के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करें। तो मुसलमानों को जिस तरह से हिंदुओं को, हिंदू जनता को या प्रथम श्रेणी के नागरिक का गौरव
प्रथम श्रेणी के नागरिक की गौरव का एहसास कराने में की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत में ये बहुत बड़ी बाधा है, ये लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र जब तक रहेगा तब तक मुसलमानों को करके, मुसलमानों को अपने पक्ष में जुटा के, और जो हिंदू राष्ट्र की विरोधी पार्टियां हैं वो तख्ता पलट की कोशिश में लगी रहेंगी, और हो सकता है कि कभी कोशिश में कामयाब हो पाए। तो लोकतंत्र तो इस तरीके की, ये जो लोकतंत्र इतनी बड़ी रुकावट है हिंदू राष्ट्र में, इस लोकतंत्र को जो है, इस लोकतंत्र को तो ख़त्म किया जाना चाहिए। तो अब लोकतंत्र को जब ख़त्म करने का इरादा ही है, अब आप पता चला कि जब आप वहाँ पे विपक्ष को विपक्ष को आप मजबूर करते कि विपक्ष वॉकआउट कर जाए, विपक्ष अपनी कोई बात न कहना पाए, आप माइक बंद करा देते हैं, और सदन में कानून आप महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लेते हैं बिना विपक्ष की अनुपस्थिति के। इसका मतलब, और जब संसद चल रही होती है तो मणिपुर के मामले में पता चला संसद के अंदर वक्तव्य देने के लिए आप बात दें, लेकिन संसद की तौहीन करने के लिए आप बाहर जाके मीडिया के सामने मणिपुर के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन संसद के बारे में आप कुछ नहीं कहते, ताकि आप साबित कर सकें कि संसद नगण्य है मेरे सामने, संसद तुच्छ है। और संसद चूँकि लोकतंत्र का उपकरण है, तो चूँकि जो आपकी उसमें आपकी देखी जाए संपूर्णता में अगर देखा जाए, तो जो आपने एक लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में साबित कर दिया है, तो उसी के अनुरूप आपका आचरण है। तो आप लोकतंत्र को पोषने का काम इस सरकार से क्यों उम्मीद की जाएगी? इस सरकार का तो यही है कि पहले दिन से मोदी जी ये कहते रहे कि ये कोई उद्देश्य होना चाहिए। अटल जी के नेतृत्व वाली भाजपा तो ये कहती थी कि दो प्रमुख राष्ट्रीय दल, जो जैसे अन्य विकसित लोकतंत्रों में है, वैसे दो प्रमुख राष्ट्रीय दल यहाँ पे होना चाहिए। मतलब वो कांग्रेस के अस्तित्व का समर्थन करती थी, वो कह रही थी क्षेत्रीय दलों से हमारी अखंडता प्रभावित हो रही। लेकिन आज नज़रिया बदल गया। मोदी जी तो जिस दिन से प्रधानमंत्री बने उस दिन से उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि क्षेत्रीय दल तो ये जो विधेयक लाए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके पीछे यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब हो जाएगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, और राष्ट्रीय पार्टी को फ़ायदा उस पार्टी को मिलेगा जिसके राष्ट्रीय नेता का अपने कद हो और जिसके पास में संसाधन ज़्यादा हो। तो अब राष्ट्रीय नेता का कद, मोदी के बराबर कद तो किसी का रहने नहीं दिया गया, तो सारी फ़ायदा मिलेगा। और कांग्रेस मुक्त की तहत आप कर ही रहे, कांग्रेस में पूरे तोड़ फोड़ कराने का पूरा आपने इतना इस बीच में काम किया ही। और अगर कहीं विपक्ष की सरकारें बन भी जाती हैं तो आपने विपक्ष की तोड़, उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त करा के, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, वो सरकार पलट दी। अगर दिल्ली की सरकार है, आपने उसको पलट नहीं पाए, तो आपने ये काम किया कि आपने कानूनी तरीके से उसको इतना पंगु कर दिया कि लोग आज जा गए दिल्ली के। वो सोचते कि अगर हम अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे तो मोदी सरकार तो चलने नहीं देंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम अब ऐसी सरकार, कामकाज नहीं हो पा रहा दिल्ली में इतने वर्षों से, तो अब तो बेहतर ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बना दें। तो अब कुल मिला के ये कि ये वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे वन पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी की ज़रूरत क्या है? जब हिंदू राष्ट्र हमारी द्वारा बनेगा, हम जब हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो और हिंदू राष्ट्र बनाना ही देश का आपने स्थापित कर दिया सर्वोच्च लक्ष्य है यहाँ की बहुसंख्यक जनता का। तो जब हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही पार्टी का रूल है। लेकिन अगर आप बात खुल के अगर आप कहते हैं, अगर आपके मन में कुपट नहीं, तो ये भी एक उचित है। फिर आप एक लेके आइए नहीं लोगों को कि नहीं दूसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे चाइना में होता है कि वहाँ पर वो जनवादी सरकार के लिए केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी चुनाव होते हैं, इसलिए चुनाव के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी चुनाव होंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि हिंदू सिद्धांतों के अनुसार ही इस देश को चलाना है। तो ये भी ठीक है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि संविधान, तो हम भारतीय जनता पार्टी तो कसम खाती है कि संविधान नहीं बदलेंगे। अरे आपने संविधान समीक्षा आयोग किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने ही तो संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तो संविधान समीक्षा काय के लिए बनाया था? क्या कोई नाच कराने के लिए संविधान समीक्षा आयोग बनाया था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे? यही तो था कि राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली लागू करना चाहते थे, उसके लिए संविधान रद्द करना पड़ता, क्योंकि संसदीय प्रणाली उसमें है। लेकिन उनके मन में कपट नहीं था, वो तो खुल के लाए थे संविधान समीक्षा आयोग, उन्होंने खुल के बनाया था। तो अगर आप कोई मन में उसका भी और एक
एक वर्ग जो है मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग वो इस पक्ष में भी है कि राष्ट्रपति प्रणाली के प्रधान, अभी जो संसदीय प्रणाली है जिसमें सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं, इसमें प्रधानमंत्री बड़ी ब्लैकमेलिंग का शिकार रहता है। अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी अगर उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो वो बड़ी ब्लैकमेलिंग का शिकार रहता है। तो इसलिए ऐसी ब्लैकमेलिंग की स्थिति से उससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होते तो वो न हो, तो इसलिए राष्ट्रपति प्रधान में अमेरिका की तरह का सिस्टम एक लागू किया जाए। तो इसके लिए आप एक जनमत जुटाएं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन आप कपट तो न करें, आप अपनी पार्टी से ही सीख लें। अपनी पार्टी के अटल के नेतृत्व वाली अटल जो वाली पार्टी थी उसने तो खुल के उसने पहले कहा था कि हम संविधान की समीक्षा कराएंगे और शासन प्रणाली बदलने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद में वो इस कोशिश को कामयाब करने के लिए उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग भी बनाया था। लेकिन चूंकि अकेले दम पर बहुमत में नहीं थी तो फिर पार्टी उसको कदम इसलिए वापस खींचने पड़े कि उन्हें पता था कि संविधान समीक्षा ये अगर हम संसदीय राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली अगर लागू करते हैं तो हमें सहयोगी दलों का भी समर्थन ही नहीं मिलेगा, तो हमारी जगह सही होगी। और सुप्रीम कोर्ट तो चूंकि फंडामेंटल में चेंज वाली बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको असंवैधानिक घोषित कर ही देगा, और हम संविधान निरस्त करने की इजाज़त हमको अपने सहयोगी दलों से ही नहीं मिल पाएगी। लेकिन आज तो स्थिति ये नहीं है, आज तो मोदी जी सर्वशक्तिमान है, तो आज वो कर सकते। तो आप खुल के कहिए नहीं कि आप, हो सकता है कि आपको ज़्यादा बड़ा बहुमत मिल जाए आप, और फिर एक गवर्नेंस एक अच्छी तरीके से चलाने का काम करिए। आपके मन में अगर ये है कि लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए, वन पार्टी रूल लागू कर दिया जाए, तो आप इसके लिए जनमत जुटाइए, खुल के कहिए। आपके अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि जो आप चाहते हैं उसको आप खुल के कह सकें। और उसके बाद में कम से कम ये तो होगा कि अगर वन पार्टी रूल अगर स्थापित हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आप एक साफ सुथरी गवर्नेंस की तरफ तो आप प्रेरित होंगे। अभी तो आपने साफ सुथरी गवर्नेंस क्या होती है जिसमें एक नैतिक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जाए। लेकिन अभी जो हो रहा है, पता चला कि हर राज्य में जितने भी ठेके हैं, जितने भी निर्माण हैं, सारी गुजराती कंपनियों को मिल रहे हैं। तो ये कोई नैतिक व्यवस्था के नाते हो रहा है, कोई किसी प्रतिस्पर्धा की वजह से कि क्या प्रतिस्पर्धा में गुजराती कंपनियां आगे ला रही, इसलिए हो रहा है। कोई सरकार में किसी सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ ऐसा आदमी है जो खुद व्यापारी है और वो अपने व्यापारिक लाभ के लिए तमाम सारी मुखौटा कंपनियां बना के और मतलब वो सत्ता का दुरुपयोग करके वो काम दिलाने का काम कर रहा है। तो अब जनता में नैतिकता कैसे आएगी जब वो देखती कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और सत्तारूढ़ के पार्टी के सांसद जो कल तक और मंत्री जो कल तक फटीचर हालत में घूमते थे, वो 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पार्टी करना नहीं चाहती। पार्टी कोई उसमें प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति, प्रतिस्पर्धा आयोग तक आपत्ति कर रहा है। पार्टी अपने चंद चहेते उद्योगपतियों को सारे देश के सारा कारोबार उसी को सौंप देना चाहती है। तो ये हो रही है तो नैतिक व्यवस्था के विरुद्ध हो रहा। दूसरी पार्टियों, अगर कोई आपकी पार्टी में शामिल हो जाता, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो कैलाश गहलोत हो। कैलाश गहलोत के खिलाफ तो आपने ईडी के इतने छापे डलवाए थे और उसे बड़ा भ्रष्ट कहा, और उसने आम आदमी पार्टी की एक दिन बुराई की और उसने जो है इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से, और अगले दिन ही आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जबकि आप ही कह रहे थे कि तो ये बड़ा भ्रष्ट है, तो आपने क्यों शामिल कर लिया। तो आपने एक नैतिक व्यवस्था की तो आपने समाप्त कर दिया। ये तो डकैतों तक में, डकैतों के गिरोह तक भी तब काम कर पाते जब उनके अंदर भी एक नैतिक व्यवस्था होती है। वो एक सरदार तय करता कि माल इस अनुपात में बटेगा, जो हमारा बंदूक रखने वाला सदस्य उसको फिरौती की रकम जो आ रही उसको इतना हिस्सा मिलेगा, जो हमारा बिना बंदूक वाला सदस्य वो इतना मिलेगा, जो नया सदस्य उसको इतना मिलेगा, जो बड़ा कुशल इंसान चाहिए उसको इतना मिलेगा, वो जो है सरदार को इतना मिलेगा। तो उसमें भी एक घोषित कर दिया जाता है। तो एक नैतिक व्यवस्था के तहत उसमें भी डकैतों में और चोरों के गिरोह में भी एक नैतिकता की जरूरत होती है। और देश बिना नैतिकता के चल जाएगा, ये कल्पना कैसे की जा सकती है। तो ये जो वर्तमान स्थिति चल रही है कि नैतिकता का, जिसमें आपने ये साबित कर दिया कि कोई मूल्य नहीं है, और जब सरकार ये साबित कर रही कि हमारे लिए कोई मूल्य नहीं, तो आम जन जो समाज में जो मैसेज जाएगा, समाज क्यों, आम आदमी क्यों पालन करेगा किसी नैतिकता की। तो जंगल राज जैसी स्थिति की ओर धीरे धीरे पूरा देश बढ़ता जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब नैतिकता की कोई जरूरत ही नहीं, जो सीधा आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, वो
वो आदमी अपने अधिकार के लिए रोना रोता रहे। अब तो वो स्थिति बनाए दे रहे हो। जो ताकतवर आदमी है वो ताकतवर आदमी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके और वो जो है पूरा सारी चीज़ों सारी जो सरकार की सारी सुख सुविधाओं को वो हड़ पे जा रहा। सारी सुख सुविधाएं उसके लिए समर्पित हो रही। तो ये इससे नैतिक व्यवस्था के बिना जब डकैत और चोरों के गिरोह नहीं चल सकते तो फिर देश तो किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। इन सब पर एक विचार करने की ज़रूरत है। तो इन सब सारे तो जो मोदी सरकार का अभी तक का जो इतिहास है लोकतंत्र के लोकतंत्र को बरतने के मामले में, चाहे उसके तरीके से देखा जाए और चाहे मतलब उसका जो है वो जो अभी तक का जो कंडक्ट है वो देखा जाए कि उसने लोकतंत्र के प्रति अपना दायित्व निभाने के नाम पर उसने क्या किया जाए, या उसके जो प्रतिनिधिजन जो संकेत पढ़े जाएं वो उसको डिकोड किया जाए। तो सबसे एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि लोकतंत्र को ये जो है उन्होंने इस सत्तारूढ़ पार्टी ने और इस सरकार में बैठे लोगों ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र हमारे लिए बोझ की तरह है और उससे एक छुटकारा प्राप्त किया जाना चाहिए। तभी इस देश की जनता के मतलब बहुसंख्यक जनता के मंसूबे पूरे हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले उन नए दर्शकों से जिन्होंने जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और जिन्होंने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद में वो जो है इस बात के लिए उनके मन में ये अन्य वीडियो हमारे हर वीडियो को देखने की जिज्ञासा जन्मी है, तो उनसे हमारा ये निवेदन है कि हमारा वीडियो वो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और इसमें जो घंटी की आकृति का जो बटन है वो दबा दें ताकि वो जो है ताकि जो भी नया वीडियो हम इस पर डालें उसका आपको नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करें। और वो खुद तो ऐसा करें ही नहीं दर्शक, वो अपने मित्रों को और अपने संबंधियों को और अपने घर के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करने में भी हमारी मदद करें। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनसे तो हमारी मदद है ही कि उनकी एक मेहरबानी के लिए हम बहुत आभार जताते हुए और उनसे भी ये चाहेंगे कि वो भी ये हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और अंत में ये भी कि जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।